हो गया। अब फिर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 के पावर n, इसके बारे में बताना है कि इसका 6 का जो भी पावर होगा वो 0 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में हमें पता करना है। 6 रेज़ टू पावर n, अगर मैं 6 के पावर 1 लूं तो कितना हो गया 6, 6 के पावर 2 लूं तो कितना हो गया 36, 6 के पावर 3 लूं तो कितना हो गया 206। इस तरह से क्या देख रहे हैं कि अगर 6 का कोई भी पावर लेते हैं, कोई भी एक्सपोनेंट लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर पावर के फॉर्म में लेते हैं तो हमेशा क्या होता है उसकी वैल्यूज, उसकी जो वैल्यू निकल के आता है वो एंड किससे होता है, वंस के प्लेस में कौन सा डिजिट आता है 6 आता है। यहां से हमें क्लियर हो गया कि 6 का कोई भी पावर होगा वो 0 से एंड नहीं करेगा, इसका मतलब यूनिट के प्लेस में 0 नहीं होगा। अगर मैं 2 का पावर n की बात करूं तो 2 का पावर 1 अगर लूं तो कितना हो गया 2, 2 के पावर 2 लिया तो कितना होगा 4, 2 के पावर 3 लिया तो कितना हो गया 8, 2 के पावर 4 लिया तो कितना हुआ 16, 2 के पावर 5 लिया तो कितना हुआ 32। अगर 2 का कोई भी पावर हम ले रहे हैं तो या तो वो 2 से एंड होगा या 4 से एंड होगा या 8 से एंड होगा या 6 से एंड होगा या 2 से एंड होगा। यही हमें पता करना है। 6 का पावर n जो है, 6 का पावर n किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 से एंड होता है या नहीं होता है, 0 से समाप्त होता है या नहीं होता है, 0 पे समाप्त होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बेस है बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बेस मतलब आधार हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करा, ठीक है। तो बेस के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या देख रहे हैं, 2 है 3 है लेकिन 5 नहीं है। और अगर मैं एग्जांपल लेके देखूं, अगर मैं 5 का पावर कुछ भी लेता हूं, 5 के पावर n की बात करूंगा तो ये हमेशा 5 से एंड होगा। अगर मैं 10 की बात करूं, 10 का पावर n, 10 के पावर 1 10, 10 के पावर 2 100, ये 0 से एंड होगा। अगर 20 का पावर 1 लो, 20 के पावर 2 लो, 20 के पावर 3 लो, ये 20 हो गया 0 से एंड हो रहा है, 400 हो गया 0 से एंड हो रहा है, 800 हो गया 0 से एंड हो, सॉरी 8000 0 से एंड। तो हमने क्या देखा कि 10 20 30 40 50 60 जिसका वंस का डिजिट हमारा 0 है, उसका कोई भी पावर अगर हम लेंगे उसको सॉल्व करें तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0 से एंड होगा। हमने क्या देखा, 10 के पावर 1 करते हैं तो 10 होता है, 10 के पावर 2 हो गया तो 100 होगा, 0 से एंड हो रहा है। 20 के पावर 1 है तो 20 हो गया, 20 के पावर 2 है तो 400 होगा, 20 के पावर 3 है तो 8000 होगा, 0 से एंड होगा। अगर मैं 30 की बात करूं, 30 के पावर 1 30, 0 से एंड हो रहा है, 30 के पावर 2 900, 0 से एंड हो रहा है, 30 के पावर 3 27,000, 0 से। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें कॉमन होगा। 10 20 और 30 में कॉमन क्या है, इसके यूनिट का डिजिट क्या है 0 है। इसके यूनिट का डिजिट क्या है 0 है। तो जिस नंबर के यूनिट का डिजिट 0 होगा उसका कोई भी पावर होगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी निकल के उसके यूनिट डिजिट का प्लेस क्या होगा 0 होगा, यानी 0 से समाप्त होगा। अब हम 10 और 20 और 30 इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने का प्रयास करेंगे तो कुछ हमारे पास निकल के आता है जो कि कॉमन होता है सब। 2 into 2 into 5, 2 into 3 into 5। हमने क्या देखा
10 में भी 2 5 है, 20 में भी 2 5 है, 30 में भी 2 5 है, तो 2 5 क्या है? यानी जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन, जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 फैक्टर्स के रूप में है, 2 और 5 प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में उपलब्ध है, अवेलेबल है, इसका मतलब उसका पावर कोई भी पावर होगा, यानी उसका पावर जो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर उसका पावर कोई भी पावर अगर नेचुरल नंबर होता है तो इसका मतलब उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से समाप्त होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के पावर n है, तो 6 को मैं 2 गुना 3 लिख दिया, 2 into 3 लिख दिया, इसमें 2 उपलब्ध है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब इसके यानी 6 का कोई भी पावर नेचुरल नंबर हो तो कभी भी 0 से समाप्त नहीं हो सकता है। 0 से समाप्त कब होगा? जब किसी भी आधार का प्राइम फैक्टराइजेशन में, बेस के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो, उसके अलावा कोई भी डिजिट रहे, कोई भी प्राइम नंबर रहे, उससे मतलब नहीं है। ये सारी चीजें जो है हमें समझ में आना चाहिए कि ये सीधा सीधा नहीं लिख के हमें कुछ कंसेप्चुअल बातें लिखना जरूरी है। लिखेंगे सिंस in prime factorization of 6 5 is not included. Five is not one of the factors. Five is not as a factor. Yeah, 5 is not included in the factor of prime factorization of 6. In prime factorization of 6, 5 is not as a factor, as one of the factors. Therefore, no 6 के पावर n can not ends with no 6 के पावर n cannot ends with 0 for any natural number n. ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। वैसे आंसर लिखने के लिए नो 6 के पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 के पावर n कभी भी 0 से समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 6 के आवाज गुणनफल में हमने क्या देखा, 2 इसके गुणनखंड, ठीक है, गुणनफल में 2 उपलब्ध है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 30 हमें ये बता रहा है कि ये कंपोजिट नंबर्स है, यौगिक संख्या है, तो क्यों है? हमें ये बताना है कि 7 into 11 into 13 plus 30 7 गुने 11 गुने 13 plus 13 ये यौगिक संख्या है, तो क्यों है?
इसको समझने के लिए हम चलते हैं किस पे, अभाज्य संख्या पे और भाज्य संख्या पे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे। तो हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर वह संख्या होता है जिसके केवल दो गुणनखंड होते, दो फैक्टर होते, वन एंड इटसेल्फ। जो संख्या एक और अपने आप से भाज्य होता है, वन और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है, दैट संख्या इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, हमने पढ़ा है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। ठीक, लेकिन भाज्य संख्या क्या होता है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होता है, जो एक से भी भाज्य होता है और अपने आप से भी होता है और अन्य संख्याओं से भी भाज्य होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है, दोज नंबर्स व्हिच आर, दोज नंबर या द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स, द नंबर व्हिच हैज more than two factors, one itself and other numbers। तो हमें वही इसमें पता करना है कि ये जो हमारे पास नंबर है, ये जो नंबर हमारे पास में दे रखा है, शायद ये नंबर कितना बन के आएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो थोड़ा लंबा जाएगा, उससे अच्छा है कि हम कुछ और तरीका अपनाएं। इसको गुना भी कर सकते हैं, गुना करके इसको प्लस करें। तो हमें इसको दिखाना है कि ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, तो क्यों है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये संख्या एक और अपने आप से तो हर एक नंबर कटता है, हमें देखना है कि दूसरे नंबर से भी कटेगा या नहीं कटेगा। ये तो अपने आप से और एक से कटेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, भाज्य। अगर मैं इसकी बात करूं, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। अगर इसकी बात करूं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया इसमें, 7 into 11, और इसमें कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 7 into 11 into 1 plus 1, 13 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 7 11 जा 77 प्लस में 1। सीधी सीधी बात मैं लिख दूं यहां पे, डिविजिबल बाय 30। से भी डिविजिबल होगा और ये हमारे पास में 78 आएगा। 78 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 into 3 into 13 होगा। तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा और 13 से भी है। ये नंबर, अगर मैं इस नंबर की बात करूं, इस नंबर को लेके चलता हूं तो क्या देखता हूं, ये नंबर एक और अपने आप से तो कट ही रहा है, साथ साथ किससे कट रहा है, 13 से भी कट रहा है और सारे नंबर से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी, एक और अपने आप से तो कट ही रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर क्या है, सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो हमें चेक करना था ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। तो पूछ रहा था क्यों है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 13 ऑल्सो। 13 उसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी दे रखा है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस में perhaps 5। अब इस नंबर को हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। ये नंबर जो हो गया, जो कुछ भी नंबर आएगा निकल के 1 और अपने आप से कटेगा। अब मैं इसमें इन दोनों संख्या में क्या चीज कॉमन है, 5 है। 5 को अगर बाहर निकाल दूं तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। ये क्या हो गया, डिविजिबल किससे हो गया, 1 और इटसेल्फ से तो था ही, ये डिविजिबल किससे हो गया, by 5 also। so it is a composite number, composite number।
इसीलिए क्या हुआ, ये किससे डिविजिबल है, एक और अपने आप से तो भाज्य है, ये 5 से भी भाज्य हो गया। इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्या। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब मैं अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है कि रवि और किसके बारे में दे रखा है, रवि और सोनिया के बारे में। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लेती है, जबकि रवि एक राउंड को पूरा करने में 12 मिनट लगता है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना। वो संख्या हमें खोजना है, जो संख्या सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है, वो स्मॉलेस्ट नंबर खोजनी है, सबसे छोटी संख्या खोजनी है, जिसको 18 और 12 दोनों ही डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा एलसीएम आपको निकालना। अगर मैं इसको कंसेप्ट की बात करूं, मान लेते हैं कि रवि और सोनिया दोनों है, एक चक्कर अगर रवि लगाता है कि लगाया 12 मिनट, एक ही टाइम में चला था, उतने समय में ये किसने लगाया, रवि ने। और एक चक्कर में यहां तक 18 मिनट में ये एक चक्कर लगाती है, यहां से यहां तक आने में। रवि एक चक्कर लगाया तो 12 मिनट लिया, सोनिया एक चक्कर लगाई तो 18 मिनट लिया। रवि अगर 2 चक्कर लगाया तो 24 मिनट लिया, अगर सोनिया 2 चक्कर लगाई तो 36 मिनट लिया। ठीक ठीक, रवि अगर 3 चक्कर लगाया तो 36 मिनट लिया। जब तक रवि क्या करेगा, 3 चक्कर लगा लेगा, तब तक सोनिया 2 ही चक्कर लगाएगी और दोनों एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। रवि और सोनिया जो है एक ही समय पे स्टार्ट किया था चक्कर लगाना सर्कुलर पाथ को। तो रवि अगर 12 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में, तो सोनिया 18 मिनट। तो वह आप छोटी से छोटी संख्या में फाइंड आउट करनी है, जो संख्या इन दोनों नंबर से 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों आपस में कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। क्योंकि जब तक ये रवि एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, रवि एक चक्कर लगाया 12 मिनट लिया, ठीक, लेकिन रवि 18 मिनट में क्या होगा, एक चक्कर से आगे बढ़ जाएगा, 1.5 चक्कर लगा लेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तब तक सोनिया क्या करेगी, एक ही चक्कर लगा पाएगी। ठीक है, जब सोनिया जो है आपको 2 चक्कर लगाएगी, ठीक, तब तक रवि क्या करेगा, वो 3 चक्कर लगा लेगा। यानी ठीक दोनों आपस में 36 मिनट्स के बाद आपस में जहां से शुरू किया था वहीं से दोनों मिलेगा 36 मिनट के बाद। इन बिटवीन जो होगा, ठीक, रवि हमेशा ही इससे लीड करेगा। एलसीएम आ जाता है आपका एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3। एक प्रमेय दे रखा है 1.3। प्रमेय 1.3, थ्योरम 1.3 क्या कहता है? थ्योरम 1.3 कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर वो पीछे डिवाइड होता है, if a square divides p, then a also divides
if a square, if p divides a square, then p also divides इसी चीज को अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं, इसमें कहने का मतलब ये है, अगर p मतलब हो गया अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अगर a स्क्वायर को भाज्य करता है, डिवाइड्स मतलब भाज्य करता है, अगर कोई भी अभाज्य संख्या a स्क्वायर को भाज्य करता है जहां पे a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो क्या करेगा, p भी क्या करेगा, उस पॉजिटिव इंटीजर्स को भाज्य करता है। इसको लिखने का तरीका और है, इफ p divides a square, then p also divides जहां पे where a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और p क्या है, प्राइम नंबर। अगर p क्या करता है, a स्क्वायर को भाज्य करता है, तो p क्या है हमारा, p है हमारा अभाज्य संख्या, और a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अगर धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को अगर कोई भी अभाज्य संख्या भाज्य करता है, तो उस धनात्मक पूर्णांक को भी उस संख्या अभाज्य संख्या भाज्य करता है। ये हमारा क्या है, थ्योरम 1.3। एग्जाम्पल लेके मैं देखता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलें, अगर 2a स्क्वायर को टू डिवाइड्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4, देन 2 भाज्य करता है 2 के स्क्वायर को 4 को, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स 2, अगर 3 डिवाइड करता है 27 को, अगर 2 डिवाइड करता है 8 के स्क्वायर को, यानी 64 को डिवाइड करता ही है, क्योंकि रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। देन 2 डिवाइड्स 8, 2 क्या करता है, भाज्य करता है। ये चिन्ह है किसका, भाज्य करता है, भाज्य करता है। इसी को हिंदी में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डिवाइड्स। भाज्य करता है या डिवाइड्स कर सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर 5 जो है 25 को डिवाइड करता है, देन 5 also divides 5. if यहाँ जो हमें लेना है सारे प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर से अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को भाज्य करता है, तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई भी अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को भाज्य करता है, तो उस धनात्मक पूर्णांक को भी क्या करेगा, वो अभाज्य संख्या भाज्य करेगा। ये हमारा है थ्योरम 1.3, और इसी के आधार पे हमें 1.3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 करना है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ रैशनल। रूट 5 is a rational। Sorry, irrational is an irrational। रूट 5 क्या है? एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। इरेशनल नंबर का कंसेप्ट जो होता है, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन जो हमारा क्या है, अपरमेय संख्या का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है कि कोई भी संख्या अपरमेय संख्या, जो परमेय नहीं है वो क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है। यानी जिस संख्या को p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, द नंबर which cannot be written in the form of p by q, वह संख्या जिसे p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो p by q के रूप में किसको लिखा जाता है? तो रैशनल नंबर को लिखा जाता है और परमेय संख्या को लिखा जाता है। तो रूट 5 को क्या दिखाना है कि ये अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर का कोई हमारे पास में कंडीशन, यानी इरेशनल नंबर का हमारे पास में कोई उस तरह का कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि जिसको हम, यानी कंसेप्ट जो निकला हुआ है रेशनल नंबर के आधार पे निकला हुआ है, तो रेशनल नंबर क्या कहता है? परमेय संख्या क्या कहता है? परमेय संख्या कहता है वह नंबर जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। हम क्या करते हैं कि हमें प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके लिए हम क्या मान लेते हैं? रूट 5 को इरेशनल नहीं है, हमने अपोज कर दिया, ठीक है, हमने कंट्राडिक्ट कर दिया। इसके अपोज में हमने क्या किया? कंसेप्ट, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर के लिए कंडीशन है, हमारे पास में कंसेप्ट है जिसको हम p by q के रूप में लिखते हैं। हमें क्या करना है कि रूट 5 को दिखाना इरेशनल है, तो इरेशनल के लिए कोई कंसेप्ट हमारे पास नहीं है और रैशनल से ही बना हुआ है। रैशनल हमारा होता है जिसे p by q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या होता है जिसे हम p by q के रूप में, अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं। उसी के आधार पे, उसी कंसेप्ट के आधार पे हम क्या करना है? रूट 5 को शो करना है कि वो इरेशनल नंबर है, उसके लिए हम मान लेते हैं। और इस टाइप के सम्स के लिए यही पैटर्न आपको अपनाना है, ये स्टेप्स अपनाना है। केवल रूट 5 जहां 5 होगा वहां 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये जरूर क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आता है, फर्स्ट सेम में ही आ सकता है, बोर्ड में भी आता है, जनरली संभावना ही होती है 99%। अगर मैं इसको सोल्व करने का प्रयास करूं तो हमने क्या किया? इसको हम क्या मान लेंगे? अपोज कर देंगे कि इरेशनल नंबर नहीं है। हमने अपनी ओर से मान लिया कि इरेशनल नहीं है, तो क्या है? वो रैशनल है। मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है? इरेशनल नहीं है, तो क्या होगा? इरेशनल जो नहीं होता है उसको हम रैशनल मानते हैं। रूट 5 is a rational number। Therefore, अगर ये रैशनल है, अगर ये रैशनल नंबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? a by b के फॉर्म में लिख सकता हूं, p by q के फॉर्म में लिख सकता हूं। Therefore, रूट 5 is equal to रूट 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? a by b के फॉर्म में। Where जो इसका डेफिनेशन है रैशनल नंबर का वो मैं लिख रहा हूं। रूट 5 is equal to a by b where a and b are co-prime। and b is not equal to
अब मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, a इंटू 1 बराबर b इंटू रूट 5। अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो रूट b इंटू रूट 5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका रूट समाप्त हो जाए। रूट अगर समाप्त हो जाता है इसका मतलब वो क्या होता है? रैशनल नंबर हो जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायरिंग कर दिया तो कुछ इस तरह से आ गया। इस सोल्व हो गया, आ गया बी स्क्वायर इंटू रूट 5 का स्क्वायर। अगर मैं कंसेप्ट लेके चलूं कि 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, इसका मतलब 6 का फैक्टर कौन है? 2 है और 3 है। हमें यहां से पता चल रहा है 6 का गुणनखंड क्या है? 2 है और 3 है, यानी 2 इसको पूरा पूरा काट देगा, 3 भी इसको पूरा पूरा काटेगा। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, इसको तुलना करूं, हम क्या देख रहे हैं कि जो अभाज्य संख्या है हमारा क्या है? 5 है। तो 5 क्या करेगा? ए स्क्वायर को भाज्य करता है, क्योंकि 5 क्या है? एक गुणनखंड है, फैक्टर है किसका? ए स्क्वायर का। जैसे 2 क्या है? फैक्टर है किसका? 6 का। 3 किसका फैक्टर है? 6 का है, इसका मतलब 2 भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा 6 को, और 3 भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अगर मैं इससे कंपेयर करके ले चलूं, लिखेंगे सिंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ, और इसी तरह से लिखना है इस टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए। 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अगर 5 इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब 5 क्या करता है? भाज्य करता है किसको? ए स्क्वायर। बाय थ्योरम 1.3, 5 divides A। डिवाइड्स ए। और इसी तरह से हमें क्या करना है? हमें पता चल गया कि ए को डिवाइड करने वाला कौन है? 5 है। अब हमें बी के बारे में पता करना है कि बी को डिवाइड करने वाला कौन है। ऐसे ही हमें फॉलो करना है। तो 5 अगर ए को डिवाइड करता है, इसका मतलब 5 क्या है? ए का एक फैक्टर है। तो उसके लिए हमने 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। लेट a बराबर 5 इंटू सी, वेयर c is a positive integer। हमने क्या देख लिया कि 5 जो है ए स्क्वायर को भाज्य करता है। तो हमारा थ्योरम क्या करता है? 1.3 हमने देख लिया। उसमें क्या कहता है? अगर कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई भी अभाज्य संख्या अगर ए स्क्वायर को भाज्य करता है, इसका मतलब वो अभाज्य संख्या ए को भी भाज्य करेगा। अब मैं बी के बारे में पता करना है, इसीलिए ए की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा कितना? b√5। कहां से? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। b टाइम्स ऑफ √5। कहां से लिया? फ्रॉम फर्स्ट। जो भी काम हमने ए के लिए किया है वही काम हमें बी के लिए करना है।
क्या करेंगे, b टाइम्स ऑफ रूट 5 इक्वल टू 5 इंटू सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बी स्क्वायर इंटू 5, इस साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया। उस साइड करेंगे RHS में करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, c का स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 इंटू सी स्क्वायर अपॉन में 5, ये भी हो गया 5 इंटू सी स्क्वायर। इस तरह से क्या देखते हैं कि बी स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है, 5 है। इस तरह से देख रहे हैं, जैसे हमने बताया था कि 6 इक्वल टू में 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। उसी तरह से बी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, फैक्टर क्या है, 5 है। और बी स्क्वायर का एक फैक्टर अगर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज 5 is a here 5 is a factor of b square. So 5 divides b स्क्वायर, यानी 5 भाज्य करता है किसको, b स्क्वायर को, by theorem 1.3। 5 also divides ये इक्वेशन नंबर हमने 3 डाल दी। अब इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि a को डिवाइड करता है 5 और b को भी 5 डिवाइड करता है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर 1 तो है ये, लेकिन 1 के अलावा हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब HCF में भी 5 हो सकता है। ठीक, जिसका HCF हमारा 1 होता है उसको हम बोलते हैं कोप्राइम इंटीजर्स। तो हमने जो माना था कि रूट 5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो ठीक, रैशनल नंबर तभी होता है जब a और b दोनों ही हमारा क्या होता है, कोप्राइम इंटीजर, मींस हो गया जिसका HCF 1 आता है। ठीक, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 तो है ये, साथ साथ यानी हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर हो गया हमारा 5 हो गया। इट में भी और कुछ आ सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 5 भी तो है, लेकिन 1 तो नहीं हो सकता। इसका HCF 1 नहीं हो सकता है, इसका HCF हमारा 5 में भी 1 तो नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि a और b जो है हमारा क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि इसका HCF 1 नहीं आ रहा है, 1 के अलावा कुछ और आ रहा है। इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो हमारा गलत साबित हुआ। और इस तरह से क्या हुआ, अगर गलत साबित हुआ तो जो हमने सपोज किया था वो क्या हुआ, अपोज हो गया। इसका मतलब ये क्या है कि रूट 5 क्या है, रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो सेकेंड और थर्ड से क्लियर हो गया कि a और b का कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड it is clear that common factor of A and B is at least 5.
So this contradict the fact that A and B are coprime. So our assumption, इसको आप अपने ढंग से लिख सकते हैं, is wrong, hence root 5 is an irrational. कहने का मतलब ये हो गया इरेशनल, कहने का मतलब ये हो गया कि सेकेंड और थर्ड से हमने क्या देखा, ए और बी के कॉमन फैक्टर्स, कम से कम एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। एक तो होता ही है, हर एक का कॉमन फैक्टर, दो कोई भी नंबर है उसका कॉमन फैक्टर 1 होता ही है। उसके अलावा अगर आ गया इसका मतलब वो कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम अगर नहीं है और सभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब हमने जो लेट किया था कि और यानी रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है, परमेशन क्या है, वो हमारा अवधारणा क्या हुआ, गलत साबित हो गया। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन समीकरण और थर्ड इक्वेशन से क्लियर है कि जो फैक्टर कॉमन फैक्टर ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो कम से कम 5 है। सो दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। ए और बी हमारा क्या है, कोप्राइम नहीं है, कंट्राडिक्ट कर दिया। इसका मतलब हमारा मानना क्या है, गलत है। इस तरह से रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। और इस तरह से आपका चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 1 फुली शॉर्ट, चैप्टर 1 हमने खत्म कर दिया। और एक क्वेश्चन हो सकता है मैं बता दूं इससे संबंधित, जैसे कि 5√2 है, इसके बारे में, जिसमें रैशनल होगा और इरेशनल दोनों ही पार्ट होते हैं, उसके प्रोडक्ट होगा या सम होगा, रैशनल इरेशनल का सम होगा, रैशनल इरेशनल का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, रैशनल इरेशनल का क्वोशिएंट होगा। इस तरह के सवाल को एक मैं डिस्कस करता हूँ, उसको कैसे लिखा जाता है मैं बता सकता हूँ, बता दूँ आगे क्लास में, फिर हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं भी बताओ तो आप उसको खुद से भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स हैं उसको देखेंगे, कुछ नहीं है, इससे बहुत सिंपल है, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें दिक्कत आती है।